अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर अगस्त 2021 में होने वाले धमाके के मंसूबा साजों में शामिल एक मुबैना मुलजिम की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। आज अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से इस हवाले से रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का यह कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। शरीफुल्लाह को किस कानून के तहत अमरीका के सपुर्द किया, इस पर वजारत कानून बेहतर बता सकती है। लेकिन दूसरी जानिब बरतानवी खबरसां एजेंसी ने यह दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नई सफरी पाबंदियों के बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लोगों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। अमरीकी सदर की जानिब से 20 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें अमरीकी सलामती को खतरात की निशानदेही के लिए अमरीका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल को जरूरी करार दिया गया था। पाकिस्तान में हाल दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में भी इजाफा हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू छावनी में खवारिज का हमला नाकाम बनाने के बाद आज बन्नू का दौरा किया। ISPR के मुताबिक 4 मार्च को इन खवारिज अनासिर ने बन्नू कैंट पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश की थी। दहशतगर्दों ने कैंट की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले को नाकाम बनाकर 16 हमलावरों को हलाक किया और इस शदीद झड़प के दौरान 5 बहादुर फौजी भी मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। जबकि गुज़िश्ता दिनों दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके से मौलाना हामिद उल हक समेत 6 अफराद भी जाँ बहक हो गए थे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में अब पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जबकि गुज़िश्ता साल के दौरान दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% इजाफे के बाद अब 1081 हो गई है। रिपोर्ट में दहशतगर्दी के असरात के लिहाज से 163 ममालिक की दर्जाबंदी की गई है। आज वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने साथ यह भी कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया और यह तीनों का मुश्तरका फैसला था। एक तरफ अब यह सूरत हाल है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात भी कशीदा हैं। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की बंदिश के 12वें रोज भी अफगानिस्तान की साइड से एक बार फिर वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा है। सरहद की बंदिश से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने भी गुज़िश्ता रोज ये कहा था कि सूबे में खासतौर पर जमशुदा अजला में अमन अमान के खराब सूरत हाल का सामना है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ है। गुज़िश्ता माह KP गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान को सूबाई वक्त भेजने के हवाले से वफाकी हुकूमत से रब्ता भी किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए सूबाई वक्त के TORs भी वफाक को भेज दिए थे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने आज इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान में वफ्द भेजने की बात हुई है, इसको गैर संजीदा करार दिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा नहीं, KP हुकूमत कई माह से 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकी। पाकिस्तान में अमरीकी असलहे की भी बात हुई है और तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे हमसाया ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान बारहा इस हवाले से अफगान हुकूमत से मुतालबा भी करता है। उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में जो छोड़ा गया अमरीकी असलहा है वो खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल के लिए इस वक्त एक संगीन मसला बना हुआ है। अब ये जो तमाम मामलात है, पाकिस्तान एक तरफ तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और फिर हमारे सूबों में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। सबसे पहले मुझे मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, वाकयात में इजाफा है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पता चलता है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इन डेवलपमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमजान के महीने में जो दहशतगर्दी पाम उरूज पे पहुंची है, एक इंसान हैरान हो जाता है कि इस्लाम तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट है। एक आम इंसान जिसका किसी मजहब से ताल्लुक ना हो, वो भी ये नहीं सोच सकता ये जो हो रहा है। और एक मुसलमान अपने आप को कहते हुए आप कैसे
मसाजिद को टारगेट कर सकते हैं, आप कैसे मासूम बच्चों को और खवातीन और बुजुर्गों को टारगेट कर सकते हैं। ये पिछले जुमे को जो हुआ, मुझे कल जाने का इत्तेफाक हुआ, मदरसा हक्कानिया मौलाना यूसुफ साहब के साथ मुलाकात हुई और शहीद मौलाना हामिदुल हक साहब के बरखुरदार के साथ भी मुलाकात हुई और मैंने उनको बड़े हौसले में पाया। तो बड़ा दुख हुआ कि ये वो मदरसा है जिससे आलम इस्लाम की जी अली मोहम्मद खान साहब, आपकी मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का इशू है, एक मीटिंग में ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि परसों एक मीटिंग थी और उसमें मोहतरम जो इनके वजीर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स और लॉ के तारड़ साहब जो हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई जॉइंट सेशन शायद 9 को कर रहे हैं। तो मैंने सुबह ये मुतालबा रखा है कि ये जो सेशन है इसमें जो भी हुकूमत की कानून साजी है वो तो जाहिर है उन्होंने करनी है, हम भी करते थे, ये भी करेंगे, वो रूटीन की कार्रवाई है। लेकिन इस वक्त जब पूरा मुल्क खून खून है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान में खून बह रहा है, मेरे ख्याल में जॉइंट सेशन में अगर आप इस पे नहीं बहस करेंगे तो फिर ये कौम के साथ एक मजाक होगा। जॉइंट सेशन में भी आज सेनेट का भी इजलास था और उसके बाद कौमी असम्बली में भी होना है। उसमें मैं समझता हूं कि एक तो इस पर डिबेट करें और उससे कोई नतीजा निकालें और अमली इक़दाम और अस्करी और सियासी क़यादत दोनों सर जोड़ के बैठे कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, क्या हो रहा है, ये क्या कोई इंटरनेशनल फिर कोई गेम बन रही है, फिर हमारा खून बहेगा। तो इस पर मैं समझता हूं हम सबको संजीदगी से गौर करना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा मसला इस वक्त जो अफगानिस्तान की तरफ से सूरत हाल का सामना है, वहां पर एक तरफ तो सूबाई हुकूमत की कोशिश भी है, जरगे की एक तजवीज भी है। आप तोरखम बॉर्डर अब जो है वो कई रोज से जो है वो बंद है, आपके ख्याल में वहां पर क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को काबुल से एंगेज करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब कर सकते थे तो ये क्यों नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने 2 आलमी कॉन्फ्रेंसिंग की अफगानिस्तान के मसले पे। हमारे दौर में अमन था क्योंकि हम कोई आसमान से उतरे, हम माफूकुल फितरत लोग थे, हम कोई बहुत ज्यादा हमने कोई PhD की भी ऐसी कोई बात नहीं थी। इमरान खान नेक नियत थे और है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुक बेहतर हो। और मैं पाकिस्तान के जितने देखें स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं, हमारे थिंक टैंक्स में बैठे हैं, हुकूमत में जो वजारत दिफा में बैठे हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए सियासी इख्तिलाफ सारी चीजें होती रहेंगी, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। तो आप खुदारा इस पे सोचिए कि आज से 100 साल पहले जब शायर मशरिक ने ये बात की थी कि पूरा मशरिकी एशिया जो है, साउथ एशिया, ये पूरा एक मिट्टी के बदन की तरह है और इसका दिल जो है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पूरे खिते में अमन होगा। हम क्यों बार बार इंटरनेशनल प्लेयर्स के उस पे एस्टैब्लिशमेंट के प्लेयर्स बनते हैं? हम क्यों अपने मुल्क से लोगों को खेलने देते हैं? हो गया ना उनका सारा कुछ। रेड बियर भी आ गया, रेड आर्मी से आ गया, दरियाओं को क्रॉस करके आ गया, चला गया शिकस्त खा के, नेटो भी शिकस्त खा के चली गई। अब हमसे क्या मांगते हैं? हम पे रहम करो यार, खुदा का खौफ करो। ये इस वक्त जो सूरत पाकिस्तान में जी पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है और ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, हुकूमत तो इसका ताल्लुक बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसकी पॉलिसीज के साथ जोड़ती है। आज भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो तालिबान को यहाँ पर लाकर बसाया वो जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा ने और इमरान खान ने किया और ये इन तीनों का मुश्तरका फैसला था। मैं समझता हूँ वजारत दिफा पाकिस्तान का एक बहुत ही हसास की पोस्ट है और साहब मैं ये नहीं समझता कि वो नासमझ हैं, नासमझ वो बिल्कुल है और ना तजर्बाकार भी नहीं है और मैं नहीं समझता कि वो उतने नहीं हो सकते। ही इज वेल इन्फॉर्म्ड।
और के आखिरी महीनों में एक मीटिंग हुई थी और आपका ये भाई उसमें बैठा हुआ था। ख्वाजा साहब तो उस वक्त पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बता देता हूं। वो मीटिंग हुई जिसको जनाब इमरान खान साहब ने चेयर किया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मोहतरम परवेज खट्टक साहब थे, जिसमें शरीन मजारी बीबी थी, मैं था उसमें, मुराद सईद साहब थे, नूरुल हक कादरी साहब थे, उसमें आर्मी चीफ बाजवा साहब थे, उस वक्त के डीजीआई जनाब जो अंजुम साहब थे, नदीम अंजुम साहब थे, और फैज हमीद साहब थे उसमें, और उसमें आजम खान भी थे। ये सारी, कुछ और भी होंगे, मेरे नाम शायद जहन से निकल रहे हों। और उसमें ये तजवीज बिल्कुल आई थी कि रिपैट्रिएशन इनकी हो और मामलात, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसमें फैसला नहीं हुआ था और उसमें डिफर किया था कुछ मेंबरान ने, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उसमें इमरान खान साहब ने फैसला नहीं किया था। उसके बाद हमारी हुकूमत खत्म हो गई, इमरान खान साहब चेंज हो गए, लेकिन बाजवा साहब वही थे, अंजुम साहब वही थे, फैज साहब वही थे, फिर शहबाज साहब आ गए, और शहबाज साहब के तो वजीर दिफा भी मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब थे। तो अगर हमने खुदा न खास्ता पहले तो मंजूरी नहीं दी थी, अगर दी थी तो रिपैट्रिएशन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, आप रोक देते। लेकिन इतनी बदनीयती कि ना हमने फैसला किया, ना इमरान खान के दौर में एक रिपैट्रिएशन हुई, और उसके बाद जब आपके दौर में आपने उस पर अमल किया और आपने उसका क्रेडिट लिया, अब आप कैसे हमारे सर थोप सकते हैं? बजाय इसके कि एक तरफ खून बह रहा है, आखिरी बात, बजाय इसके एक तरफ खून बह रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, कैंट पे अटैक हो गया है, उलमा शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं। अभी ये जो बनू में बच्चे शहीद हुए हैं, मसाजिद गिरी हैं, और आपको सियासत की पड़ी है डिफेंस मिनिस्टर को, और वो भी गलत बात कर रहे हैं। आप जाके इन पे तो पी का एक्ट लगता है, बुरा ना मानिए। देखिए, ये जो रिपैट्रिएशन वाला फैसला है, आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला उस वक्त नहीं लिया गया था? नो, नेवर, इट वाज द डिसीजन ऑफ द कमिंग गवर्नमेंट। हमारे बाद शहबाज साहब के दौर में ये सारा कंप्लीट हुआ, चलता रहा, और उसके बाद जो इंटरिम सेटअप आया था, हम तो उस दिन के बाद से हुकूमत में ही नहीं थे, फैसला तो इमरान खान साहब ने किया ही नहीं था। और अगर हम इतना ही गलत फैसला किया था तो 15-20 दिन बाद तो शहबाज साहब आ गए थे, रोक लेते, क्यों नहीं रोका? अच्छा, अगर हमने खुदा न खास्ता किया भी था, वो तो हमने किया भी नहीं था। शहबाज साहब से पूछे, मैं ख्वाजा आसिफ साहब से कहूंगा, बसद एहतराम कहूंगा, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, मैं उनसे कहूंगा, फिर कहूंगा, रमजान का महीना है, हक बात कीजिए और अपनी मंजी तले डांग फेरें, जरा चेक करें। उस वक्त जब ये रिपैट्रिएशन हो रही थी, वजीर आजम इमरान खान साहब नहीं थे, आपकी महबूब फॉर्म 47 के वजीर आजम मोहतरम शहबाज साहब थे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये बताइए कि ये जो वफ्द भेजने की बात है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम वफ्द भेज देते हैं। अब ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब वफाक की और सूबे की एक कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि सूबा खुद तो फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट नहीं कर सकता। आपके ख्याल में ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन किस तरह से लाई जा सकती है, या ऐसे किसी वक्त का कोई फायदा आपको लगता है होगा ऐसी किसी एंगेजमेंट का? देखिए, एंगेजमेंट का फायदा तो होगा, लेकिन मैंने सुबह जो अपनी इस पे बयान दिया है, जो मेरी सोच है वो ये है, इस पे खुदारा सियासत ना कीजिए, ना हम करें ना ये लोग करें, क्योंकि नुकसान किसी का सियासी नहीं हो रहा है। इलेक्शन फिर कभी होगा जो फॉरेन अफेयर्स जी सकते हैं, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब जी वजीर आला हैं, वो अकेले नहीं कर सकेंगे। अभी आपकी आवाज दोबारा दरमियान में चली गई, कुछ मेरे ख्याल है इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। अभी आप कीजिए बात, अभी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें मेन लीड फेडरल गवर्नमेंट को, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, वजीर आजम साहब को लेना चाहिए। वजीर आला गंडापुर साहब इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ही कैन नॉट बी द लीड प्लेयर, क्योंकि सारी जो आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी है, आपका जो हसास इदारा है, सारा वजीर आजम साहब को रिपोर्ट करता है, और ये डोमेन है फॉरेन अफेयर्स की, और ये डोमेन है इंटरनल सिक्योरिटी की, आपके हसास इदारों की। अली अमीन खान आपके लिए इसमें मेजर प्लेयर बन सकता है, ही कैन बी योर राइट हैंड, बट द डिसीजन हैज टू कम फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, ठीक।
तो अब जो है वो डिसीजन जो है वो वफाकी हुकूमत को लेना है, राइट। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। ये जो सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसी में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का भी मामला है, इसी पर कुछ और हम मजीद बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा और पाकिस्तान के सफीर एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर कुछ अहम डेवलपमेंट्स है। एक तो गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले जो मनसूबा साज थे उनमें शामिल मुबैना मुलजिम की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और दूसरी तरफ आज अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर माइकल वॉल्ट्स ने भी नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बात की है, उनका भी राब्ता हुआ। लेकिन साथ ही साथ एक बरतानवी खबरसां एजेंसी ने दावा किया है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो सकता है जिन पर आइंदा हफ्ते से सफरी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। और अब दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी मामलात हैं। इन पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा और सीनियर सफारतकार एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है, इसको एक पॉजिटिव जो है वो आगाज कहा जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात का। क्या आपको भी लगता है कि वाकई यह खुशाइंद एक पॉजिटिव बिगिनिंग है? दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए तो यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सारी दुनिया के लिए है, हमारे पूरे खित्ते के लिए। और जिस तरह से अफगानिस्तान की सूरत हाल बन रही है, एक शरीफुल्लाह क्या वहां पे तो कितने ही शरीफुल्लाह पैदा हो जाएंगे, क्योंकि माहौल इस किस्म का बन गया है। तो ऐसे में CIA ने इंटेलिजेंस दी और पाकिस्तान ने उसके ऊपर अमल किया, तो जिसका मतलब ये है कि दोनों तरफ एक बाहमी एतमाद की फिजा कायम थी। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब सारी दुनिया के बारे में हर किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में पहली बार जब बोलते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं तो अच्छी बात, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान डिजर्व भी करता है, ये सताइश होनी भी चाहिए थी। कुछ लोगों ने मुझे कहा, रहमान रजा साहब, कि नहीं इससे तो वो हम उनके दुश्मन बन जाएंगे, आईएसएस के वो हम पे अटैक करेगी। तो मैंने कहा वो तो ऑलरेडी हम पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम नहीं अमल करते तो वो हौसला पकड़ जाएंगे, यानी और भी ज्यादा कि भाई अच्छा ये तो पाकिस्तान वॉक ओवर है, जितना मर्जी कर दो। तो इस वजह से और अमेरिका के साथ भी अपसेट हो जाते ताल्लुकात। तो ये बिल्कुल ठीक हुआ और अच्छी तरीके से निभाया पाकिस्तान ने अपना किरदार, और अमेरिका की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स। ठीक है। अब लेकिन एजाज चौधरी साहब, एक तरफ तो ये एक बिगिनिंग है और जहां पर तारीफें हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर आई है, अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स हैं, एक बरतानवी खबरसां एजेंसी ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान पर ट्रैवल बैन जो है वो लग सकता है, और ये उसी तरह का बैन होगा जिस तरह से 2017 में जो जिन ममालिक से जो है वो ट्रंप ने आने वालों को जो है वो बैन किया था। ये फिर इस फैसले का कोई इम्कान आप देख रहे हैं या इसकी आपको क्या समझ आती है? देखिए, वो एक उनकी अपनी पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की इमिग्रेशन के हवाले से। अब अमेरिका और हिंदुस्तान की दोस्ती तो आपको पता है कितनी है, लेकिन उसके बावजूद उनके गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को बाकायदा डिपोर्ट किया, हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर। तो ये उनका अपनी एक इमिग्रेंट, अभी तो पता नहीं कि क्या पॉलिसी आएगी, लेकिन जो उन्होंने ऐलान किया वो ये है कि कोई गैर कानूनी वहां बंदा नहीं ठहरेगा। अच्छा, उससे अगर बढ़ के कुछ मुल्कों के ऊपर वो वीजा बैन लगाते हैं, तो वो जब लगाएंगे तो देख लेंगे। अभी तो एकदम से हम क्यों इस बात को कहें कि जी हम पे ही आएगी वो चीज, जब आएगी तो देखी जाएगी उस वक्त। ठीक, राइट। अच्छा, एक मामला और जो कि जिस पर पाकिस्तान और अमेरिका का मौक़िफ़ एक नजर आता है, वो है अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असलहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसकी वापसी की बात की, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने आज एक मरतबा फिर से उसी मौक़िफ़ को दोहराया है। क्या आपके ख्याल में ये जो अमेरिकी असलहा वहां पर रह गया है, इसकी कोई वापसी का कोई इम्कान है या इनसे वापस लिया जा सकता है किसी तरह से? देखिए, मौक़िफ़ तो बिल्कुल हमारा और अमेरिका का एक ही है कि ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, बट तेजी में बहुत ही सूरत के साथ अमेरिका वहां से वापस लौटा और इतना बड़ा असला छोड़ गया, जो इस वक्त TTP भी शायद कर रही है, TTA भी कर रही है और हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है।
कल को शायद दूसरे हमसायों मुल्कों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो, तो वो बिल्कुल गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अमेरिका के पास तो इसका एक हल है रहमान रज़ा साहब, उनके पास तो ये हल है कि वो उन्होंने $9 बिलियन या $8 बिलियन अफगानिस्तान के पकड़े हुए हैं, उसमें से वो सिंपली $7 बिलियन अपने पास रख लेंगे और उनका तो खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये मसला एक बड़ी संजीदा किस्म का मसला है। तो हमें अमेरिका को ये कहना चाहिए कि जनाब नहीं, इस मामले में जरा थोड़ा दबाव डालते रहना पड़ेगा TTA पे, तालिबान पे। तालिबान को ये बात समझानी होगी कि अब आप इंसर्जेंट नहीं हैं, अब आप एक हुकूमत में हैं, अब आप कोई गुरीला वॉरफेयर नहीं कर रहे, अब आप एक हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो समझते हैं कि उन्होंने बंदूक के जोर पर चूंकि काबुल पे कब्जा किया, अब बंदूक के जोर पर सारे मसाइल को आगे भी लेकर चलेंगे। ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, उसकी वजह से उनकी अमलदारी अपने मुल्क में भी खत्म हो रही है और ये असला जो है वो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें भी इस्तेमाल कर रही हैं। इसके ऊपर यकीनन दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, शायद दूसरे और मुल्कों को मिलकर एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये मसला आज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, कल दूसरे हमसायों और पूरे खित्ते के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और एजाज डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं, इस पर भी काफ़ी बहस है। एक तो तुर्कम बॉर्डर बंद है, फिर हमने कुछ कशीदगी भी देखी है, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर भी है। तो यहाँ पर बहस होती है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, क्या ताकत का इस्तेमाल किया जाए या फिर अभी भी अंगेज जो है वो किया जाए। आपके ख्याल में इनमें से कौन सी अप्रोच पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है? एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी जी, क्योंकि अगर तो वो आपके यहाँ अटैक कर रहे हैं तो आपको मिलिट्री एक्शन तो करना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल में ज्यादा बुनियादी तौर पर ये एक सियासी मसला है और तालिबान के खिलाफ जो हमारा सबसे बड़ा दिफा है वो हमारे जो वहाँ पे बॉर्डर के आस-पास जो कबाइल हैं तो वो लोग हैं। अगर वो जगह ना दें तो TTP कभी भी नहीं आ सकती। तो उनके जो नुमाइंदे हैं, कुछ इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, कुछ वैसे वहां पे मूवमेंट चल रही है, उनको अपना साथी बनाएं, उनको इस्तेमाल करें पहली शील्ड के तौर पर, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ भी बड़ा एक संजीदा किस्म का डायलॉग करना है, जिसमें हमारे रिलीजियस लीडर्स जो हैं, मजहबी रहनुमा, उनको इस्तेमाल किया जाए। अब देखें, वो लोग जो मदरसा हक्कानिया पे हमला कर सकते हैं, यानी जहां से ये लोग पैदा हुए थे, तो इस वजह से यहाँ से कुछ लोग जाके उनकी जुबान में काबुल में नहीं कंधार में बात करें, तो ये एक दूसरा ट्रैक है जो मेरे ख्याल में। और तीसरा ट्रैक है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक कल्चर पैदा हो गया अफगान जिहाद के बाद से, वो भी एक हमें उसके खिलाफ बाकायदा, जिस तरह फितना अल खारिज कहना शुरू किया, इस तरह का हमें एक कल्चर चेंज करना पड़ेगा कि ये दहशतगर्द कोई मुजाहिद नहीं है। और चौथी चीज जो है कि ये अफगान रिफ्यूजी कैंप्स जो है ना, ये स्लीपर सेल्स बन गए हुए हैं। इनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश तो करनी चाहिए कि पीछे भेजें उनको, लेकिन जाएंगे नहीं एकदम से, क्योंकि पुल फैक्टर कोई नहीं है वहां पे, कोई इंसेंटिव नहीं है जाने का उस किस्म के जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है। तो उसमें ये कर सकते हैं, अर्बन सेंटर से इनको जरा दूर करें, इनको सिक्लूट करें, इनके पास कार्ड्स हो, ये खुले आमना फिर सके। तो ये चारों एक्शंस इकट्ठे करेंगे तो तब मेरे ख्याल में इस बहुत ही मुश्किल सा एक मसला है उससे हल किया जा सकता है। राइट। और लास्टली, क्योंकि ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात हैं एजाज चौधरी साहब, इस पर बात हो रही है अभी हल की, तो डिप्लोमेसी बड़ा फाइन आर्ट है, लेकिन और ये करना तो वफाकी हुकूमत होता है, लेकिन अभी सूबाई हुकूमत भी कह रही है, वजीर आला KP जो है वो जरगा भेजना चाहते हैं। तो क्या सूबाई हुकूमत के पास मैंडेट हो सकता है, या अगर ऐसा जरगा भेजा जाता है तो उसका कोई फायदा हो सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने में? देखिए, अगर तो मरकज और सूबे आपस में बाहमी एतमाद के साथ ये काम करें और उनका ख्याल है कि इससे मदद मिल सकती है, तो मुझे कोई इसमें हर्ज नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बाहमी एतमाद के साथ होना चाहिए। ये खारजा पॉलिसी हमारे आइन के मुताबिक मरकज का काम है, सूबों का काम नहीं है। लेकिन अगर मदद दे सकते हैं मरकज की हमायत के साथ, तो क्यों ना किया जाए। और ये जरूरी है। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा कुर्बानियां तो KPK और बलूचिस्तान दे रहा है, तो इस वजह से अगर उनका मसला हल करने में वो मदद कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसके लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए।
ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं और दूसरी तरफ फिर अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैनाल्स बनाने के मामले पर सिंध हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से बड़े तवातुर के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा था कि सिंध के हकूक़ पर डाके का मनसूबा नहीं बनने देंगे। कैनाल्स बनाने के लिए पानी नहीं, हमने सिंध के पानी पर डाका डालने नहीं देंगे। उनका यह भी कहना था कि सिंध में पानी है, ना कैनाल बनाने की गुंजाइश है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का भी कहना था कि दरिया सिंध पर यह कैनाल्स नहीं बनने देंगे। आज PTI रहनुमाओं ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 है उसके तहत पाकिस्तान में हंगामी बुनियादों पर पानी के ज़खायर को बनाया जाना था। इस नेशनल वाटर पॉलिसी के तहत आबी ज़खायर और पानी के मामलात को हर तरह की सियासत से भी बालातर रखा जाएगा। भारत ने 2005 में राजस्थान में सहराई इलाके को जरखेज बनाने के लिए किसी तरह से कैनाल बनाई 650 किलोमीटर लंबी और अपने बंजर इलाकों को उन्होंने सैराब किया था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि इस मामले के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खदशात हैं। अब ये जो कैनाल्स का मामला है ये हमारी फूड सिक्योरिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले का क्या कोई हल है, क्या कोई तरीका है, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर किए जा सकते हैं। और पानी की तकसीम का जो इशू है इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। और मेरे साथ मौजूद है मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब, CEO नेक्स्ट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब आपके वक्त का। पराचा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो एतराज़ात हैं और पानी की तकसीम के हवाले से, इनको आप किस तरह से देखते हैं और जो इस कदर तनकीद हो रही है ये ऐसा क्यों है? देखिए जी, सबसे पहले तो अगर आप पानी के तनकीद के हवाले से जो एतराज़ात की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए पाकिस्तान है तो तमाम सूबे हैं। अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई सूबे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी शायद। जी जी जी, सबसे पहले आवाज हमें आ रही है। जी जी कीजिए बात। जी 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 सबसे पहले तो यह है कि अगर पाकिस्तान है तो तमाम सूबे हैं। हमें इस चीज से बालातर होकर सोचना है कि कोई सूबा सिंध है या कोई सूबा पंजाब है, क्या है, हम सब एक हैं। और इस एक होने की बेस पे ही हमारी तरक्की है और इस एक होने की बेस पे हमारी कामयाबी है। आप ये देख लें कि ये जो इस वक्त इस सूबे की बात हो रही है, ये पंजाब के अंदर ये 1.2 मिलियन एकड़ रकबे की बात हो रही है और इसको सैराब करने की बात हो रही है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिंध से पानी लिया जा रहा है, दरियाई सिंध से। हालांकि हकीकत ये है कि दरियाई सतलुज से पानी लिया जा रहा है और ये हेड सुलेमानिकी से लेके ये फोर्ट अब्बास तक कनाल बनाई जा रही है, जो कि 176 किलोमीटर बनती है और ये पंजाब के बजट से बनाई जा रही है। और वैसे भी इरसा में भी इसकी अप्रूवल 4:1 की रेशो से हुई है। इरसा CCI का एक इदारा है और प्रॉपर एक इदारा है। और हम ये समझते हैं कि अगर हमने फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी और हमने फ्यूचर में पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट और एटलीस्ट लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, तो हमें फ्यूचर में एटलीस्ट ऐसे और भी मंसूबे शुरू करने पड़ेंगे और बाकी सूबों को भी हम इसी की तरगीब देना चाहेंगे। हम कहेंगे वो भी ऐसे करें और ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं। और फ्यूचर में वैसे भी आने वाले दिनों में भाषा डैम, मोहम्मद डैम, इन डैम्स के साथ 7 मिलियन एकड़ फीट पानी और आ रहा है, तो उसके साथ इनको और भी पानी मिलेगा। तो ये सूबे कामयाब होने चाहिए। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि सिंध के अंदर इंदिरा कैनाल है, इंडिया के अंदर इंदिरा कैनाल है, जिन्होंने 672 किलोमीटर की एक कैनाल बनाई और उससे 3.2 मिलियन एकड़ रकबे को सैराब किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम ये सोचते रहते हैं। आपके पास इससे पहले एक एग्जांपल मौजूद है कालाबाग डैम की। आप ये देख लें, आज हमने कालाबाग डैम नहीं बनाया। हमारे मुल्क में IPPs के इशू आए इसलिए कि हमने जल्दी से जल्दी बिजली प्रोड्यूस करने की फिर कोशिश की और कितना गर्दिशी कर्जा आया और क्या कुछ नहीं हुआ। वो कालाबाग डैम भी मैं समझता हूँ वक्त से पहले बनना चाहिए था और उस वक्त बनना चाहिए था और सूबों को मिल के पाकिस्तान का सोचना चाहिए और एक सोचना चाहिए। लेकिन पराचा साहब, दो एतराजात हैं। नंबर 1, एक तो पानी की जो तकसीम है वो उसके हवाले से जो है वो एतराज है कि इससे जो सिंध में जो वाटर लेवल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे। और नंबर 2,
कि इसका जो तरीकाकार है कि जो सीसीआई से मंजूरी चाहिए होती है वो इसके लिए जो है वो नहीं ली गई? देखिए, इसकी मंजूरी इरसा से ली गई है, इरसा भी एक और 4-1 से ली गई है। एंड इरसा एक सीसीआई का इदारा है और एक एंटिटी है जो कि अप्रूव्ड है, और मैं समझता हूं कि इरसा की अप्रूवल के बाद सीसीआई की जरूरत नहीं थी। और इसी तरह अगर आप ये समझेंगे कि हम इन अप्रूवल्स में मजीद तमाम सूबों के साथ और सबके साथ लगे रहेंगे तो ये कभी भी ये मसला हमेशा इल्तवा का शिकार रहेगा, और ये जो 1.2 मिलियन एकड़ लैंड है ये कभी भी सैराब ना हो पाएगी। और आप ये देख लें कि इस वक्त हर साल, पिछले साल हमने $2 अरब की गंदम इंपोर्ट की। हम क्या पाकिस्तान को हम एक ज़रूरी मुल्क कहते हैं, क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम $2-3 बिलियन की गंदम इंपोर्ट करें? और अगर हमारे पास अगर हम इन इलाकों से अपने बंजर जमीनों को आबाद करें और बजाय इंपोर्ट करने के हम एक्सपोर्ट का सोचें, तो मेरा ख्याल है कि इसके अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। और सब सूबों को, हम सब भाई हैं, सबको मिल के, मैं दोबारा से इस चीज पे जोर दूंगा, मिल के कोशिश करनी चाहिए और बाकी सूबों को खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर गंदम की लोकल जरूरियात सूबा पंजाब से पूरी हो जाएंगी तो इससे मुल्क का भला होगा, कल को इंपोर्ट बिल कम होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा। ये जो हम बात करते हैं कि पाक रुपी बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो जाता है अगेंस्ट डॉलर, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कम से कम इंपोर्ट करेंगे, ट्रेड डेफिसिट को खत्म करेंगे तो हमारी सक्सेस है। सो मेरा ख्याल है कि और आपके ख्याल में ऐसी जी अच्छा, हमारी जो एक एग्रीकल्चरल आउटपुट है उस पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, इस एग्रीकल्चर आउटपुट से इस पे इनिशियली 15 से 20% फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि खाली इससे ये नहीं होगा। आपके पास मोहम्मद डैम और भाषा डैम, इनका पानी भी 2027 और 28 में आने वाला है। तो जब ये आएगा तो आपकी 7 मिलियन एकड़ फीट जो है वो और रकबा सैराब होगा। तो इंशाल्लाह हम बड़ी जल्द फूड के ऊपर इंशाल्लाह इस मसाइल पे काबू पा लेंगे। लेकिन ये इकट्ठा जब तक हम नहीं होंगे और एक होके बात नहीं करेंगे, सिंध भी, पंजाब भी, बलोचिस्तान भी सब मिलके एक नहीं होंगे, सरहद भी, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और हमारी जो वाटर पॉलिसी आई 2018 की, उस पे तो ये शामिल था कि तमाम सूबों में जो है वो वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने के ऊपर जो है वो खास फोकस जो है वो होगा। तो आपके ख्याल में ये काम, इस पर अमल दरामद जो है वो कैसा जा रहा है इस वाटर पॉलिसी के ऊपर, और वहां पर क्या चैलेंजेस हैं? देखें, तो वाटर पॉलिसी में यह था कि तमाम सूबे अपने हिस्से के पानी में से नहरें निकाल सकते हैं। और ये जो इस वक्त इस कनाल की बात हो रही है, महफूज शहीद कनाल की बात हो रही है, एक तो ये तासुर दिया जा रहा है कि इससे 6 नहरें निकाली जा रही हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, इससे सिर्फ एक नहर निकाली जा रही है। और वो पंजाब के हिस्से से निकाली जा रही है, और बाकी 4-6 माह आप सैलाबी पानी को जाया कर देते हैं। हम 6 माह उस पानी को इस कनाल में लेके आएंगे और इस बंजर रकबे को आबाद करेंगे। 2 महीने से 4 माह जो बाकी हैं वो पंजाब अपने हिस्से के पानी में से इसमें पानी देगा। तो ये बिल्कुल किसी सूबे का ना हक मारा जाएगा और किसी सूबे को इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, और अगेन सबको मिलकर काम करना चाहिए इस पे। अच्छा, ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। मुज़फ़्फ़र हयात पराचा हमारे साथ मौजूद थे। नेक्स्ट एग्रो बात कर रहे थे इन कैनाल प्रोजेक्ट्स के हवाले से और पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली और तामीर नौ के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ अरब ममालिक ने मिस्र के मंसूबे की हिमायत कर दी है। फलस्तीन के मसले पर मिस्र के शहर काहिरा में होने वाली अरब ममालिक के एक अहम इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर गजा की बहाली से मुतालिक मिस्र के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। इस मंसूबे के मुताबिक जंग के बाद गजा की तामीर नौ का तखमीना $53 अरब लगाया गया और इस मंसूबे के तहत गजा से फलस्तीनियों की बेदखली की भी जरूरत नहीं होगी। अरब ममालिक के सरबराहान ने इस मौके पर खबरदार किया कि फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से जबरी तौर पर बेदखल करने की कोई कोशिश
खित्ते में एक नए तनाज़े का सबब बनेगी और इस्तेहकाम के इम्कानात को ख़त्म कर देगी। इजलास के एलामिया में कहा गया कि गजा की बहाली के लिए तमाम डोनर ममालिक और इदारों से फंड्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जद्दा में 7 मार्च को होने वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के इजलास में भी इस मंसूबे को पेश किया जाएगा ताकि इसे अरब ममालिक के साथ साथ इस्लामी ममालिक की भी हिमायत हासिल हो। इजलास में पेश होने वाले इस मंसूबे को इसराइल ने मुस्तरद किया है, जबकि हमास ने इसे खुशाइन करार दिया है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने कहा है कि अरब ममालिक का यह मंसूबा गजा के ज़मीनी हकायक के मुताबिक नहीं और अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान ने अरब लीग की जानिब से गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र की तजवीज़ का खैर मकदम किया है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी एक्स पर अपने एक पैगाम में कहा कि वो अरब लीग की तरफ से गजा की तामीर नौ के लिए इस मिस्री मंसूबे की मंजूरी और फ़लस्तीनियों को उनके आबाई वतन से बेघर करने के किसी भी मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के इस मुतालबे का इआदा करता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो 2 रियासती हल की तौसीक करने वाली अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। आज के प्रोग्राम से मेहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।